हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आरोह का विभाग चैप्टर 3 पथिक राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित ये पथिक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम राम नरेश त्रिपाठी के बारे में देखिए। उनका जन्म 1881 और उनकी मृत्यु 1962। उसके अलावा उनकी ये प्रमुख रचना है। जो आपने ये जीवन परिचय लिखने के लिए जो टेबल बना रखी है उसमें आप इसको व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे और उसके बाद इनकी ये कविताओं के बारे में, इनकी भाषा के बारे में ये आप स्वयं पढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी ने वैसे बालकोपयोगी एवं स्त्रियोपयोगी साहित्य की भी रचना की है, मतलब बालकों के लिए उपयोगी और स्त्रियों के लिए उपयोगी। इनकी भाषा परिमार्जित यानी स्टैंडर्ड खड़ी बोली है और उर्दू शब्द में भी ये अपना रंग दिखाते हैं। ये इनके बारे में विशेष है। उसके बाद इनकी कौन सी कृति और कौन से नाटक, कौन से उपन्यास विशेष लोकप्रिय रहे उसके बारे में यहाँ पे सब लिखा हुआ है, तो वो आप स्वयं रीड करेंगे। देखिए इनकी पथिक कविता। तो ये प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग यानी गीत से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त यानी अलग होकर काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। मतलब ये जो कवि है ये दुनिया के जो जितनी भी परेशानियां इनसे अलग होकर और पथिक यानी राहगीर की प्रकृति का जो सौंदर्य है उस पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। कीर्ति यानी प्रसिद्धि। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। यहाँ पर प्रतीक राम नरेश त्रिपाठी स्वयं है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। यह कवि खुद प्रकृति के प्रति प्रतीक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी यानी एकदम स्वतंत्र इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। देखिए सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे हिंदी खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, प्रसाद गुण, शांत रस और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है सब जगह। तो आप ये बातें इनके काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप इसमें प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। वारिद माला यानी बादलों की पंक्ति। यहाँ पर वारिद माला मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अभी बताऊंगी मैं आपको किस प्रकार से। और उसके बाद विचरूं यानी विचरण करूं यानी उस पर घूमूं। ये तो इनके कठिन शब्द है। अब आप इसका सबसे पहले इसका संदर्भ देखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक नामक खंड काव्य से अवतरित है। और अब इसका प्रसंग देखिए। इसमें कवि सागर के किनारे खड़ा प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध हो प्रकृति के इस मनोहारी रूप का वर्णन यहाँ कर रहा है। तो देखिए अब सबसे पहले कवि त्रिपाठी कहते हैं कि समुद्र के किनारे खड़ा होकर कवि प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहा है, मतलब उसका एनालिसिस कर रहा है, अवलोकन कर कह उठता है कि आकाश में बादलों की पंक्ति प्रत्येक पल अपना नया रूप धारण करती है। प्रतीक विविध रंगों से युक्त यह अद्भुत बादलों की पंक्ति सूर्य के समक्ष नाच रही है। उनके कहने का मतलब यह है कि ये बादलों की जो पंक्ति है ये हर पल अपना रंग बदल रही है और उन विविध रंगों के साथ यह बादलों की पंक्ति सूर्य के सामने नाच रही है। यहाँ पर सूर्य के सामने नाचना बादलों की पंक्ति का मतलब मानवीकरण हुआ है।
और उसके आगे देखिए, यह दृश्य कवि के मन को अत्यधिक आकर्षित कर रहा है। नीचे नीला समुद्र जो है मन को हरने वाला है, और ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर कवि के मन में इच्छा उठती है कि वह बादलों पर बैठकर धरती और आकाश के बीच में विचरण करे, मतलब घूमे। इन बादलों पर बैठकर, जो बादल ये है पारिदमाला, इन बादलों के ऊपर बैठकर कवि इस बीच में धरती और आकाश के बीच में विचरण करना चाहता है, मतलब उस घूमना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट, रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। प्रिय यहाँ पर वो अपनी पत्नी को संबोधित करता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कोने कोने यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रत्नाकर मतलब समुद्र, मलया नील, मलया नील एक मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित पवन है, और ये वहाँ पर चंदन वन है, इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो देखिए, कवि कहता है कि रत्नों से भरा हुआ समुद्र गर्जना कर रहा है, तो दूसरी ओर मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित पवन बह रही है। हे प्रिय, समुद्र की गर्जना और मलय पर्वत की हवाओं की सुगंध मेरे मन में इतना हौसला, इतनी हिम्मत भर देती है कि मुझ में विशाल और दूर दूर तक विस्तार लिए हुए महिमा मंडित इस समुद्र के घर के कोने कोने में घूमकर आने की इच्छा कर उठती है। कवि चाहता है कि वह लहरों पर सवार होकर सागर के घर का कोना कोना छान आए, सागर के अंदर छिपे सारे सौंदर्य का वह अवलोकन करे। इसमें कवि सागर की लहरों पर बैठकर समुद्र के अंदर गहराई तक, उसके कोने कोने तक फिरना चाहता है, और इधर बादलों की पंक्ति पर बैठकर कवि आसमान और धरती के बीच में विचरण करना चाहता है। मतलब उसको सागर और ये आकाश का प्राकृतिक जो ये सौंदर्य पल पल बदलता हुआ, ये उनको अत्यधिक आकर्षित कर रहा है। इन दोनों पदों में कवि समुद्र के किनारे खड़ा होकर प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन कर रहा है, और वारिद माला का सूर्य के सामने थिरकना मानवीकरण अलंकार बताता है, मतलब वो मानवीकरण कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए आप, ये दोनों निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। यहाँ पर मानो प्रयोग हुआ है, मतलब इमेजिन करना है तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। संदर्भ सबका वही होगा, और जल निधि यानी समुद्र, रत्नाकर यानी वही, रत्नाकर का मतलब भी समुद्र होता है, कंगूरा यानी गुंबद, और इसमें कवि प्रकृति के मनोहारी रूप पर मुग्ध होकर उसे पाना चाहता है। इसमें तो विचरण करना चाहता है, इसमें पाना चाहता है। और कवि का यह पति प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से भी दूर ले जाता है। मतलब ये प्रकृति के प्रति जो उनका कवि का प्रेम है, वो प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से भी दूर ले जाना चाहता है, और इस प्रेम को वो अपनी पत्नी को भी अनुभव करवाना चाहते हैं इसमें। तो देखिए, अब सागर के किनारे खड़ा होकर कवि जब सूर्य का उदित होना देखता है, तब वह वर्णन करता है कि समुद्र के जल की सतह से जब सूर्य का अधूरा सा बिंब उभरता है, यानी आधा आधा सूर्य जब उदित होता है, तो ऐसा जान पड़ता है मानो वह लक्ष्मी के स्वर्ण निर्मित मंदिर का कोई गुंबद हो। समुद्र के किनारे जब सूर्य निकलता है, तो वह थोड़ा थोड़ा आधा निकलता है, तो ऐसा लगता है मानो जैसे कोई लक्ष्मी का मंदिर हो, स्वर्ण निर्मित मंदिर का कोई गुंबद हो, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है मानो। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। यहाँ पर स्वर्ण सड़क में भी मानवीकरण हुआ है कि सूर्य की जो ये अधूरी परछाई कवि को लक्ष्मी के मंदिर के कंगूरे की भांति जान पड़ती है।
कवि को लगता है कि जैसे सागर ने लक्ष्मी की सवारी को इस धरती पर लाने के लिए सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। अभिप्राय यह है कि सूर्य की सुनहरी किरणें समुद्र की जल सतह पर बिखर गई है और कवि को लगता है कि लक्ष्मी की सवारी के आगमन के लिए सागर ने स्वर्ण निर्मित सड़क बिछा दी हो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, इसमें प्रश्न अलंकार है। तो देखिए कवि कहता है कि निडरता से भरा अचल समुद्र गंभीरता के भाव से युक्त होकर लगातार गर्जन कर रहा है। समुद्र में एक लहरों का बनना और बिगड़ना अति सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहा है। तो कवि कहता है कि हे प्रेम के तत्व से भरी कल्याणी, हृदय से इस बात को अनुभव करके देखो कि प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य से बड़ा कोई सुख नहीं है। वह अपनी पत्नी को कह रहा है कि हे प्रेम से भरी कल्याणी, प्रकृति के इस नूतन रूप को देखकर ही हृदय में परम सुख की अनुभूति जान पड़ती है। वह अपनी पत्नी को भी इस प्रकृति सौंदर्य का अनुभव करा रहा है। सागर के किनारे खड़ा कवि सूर्य का उदित होना और उसके सौंदर्य को देखकर अपनी पत्नी को उसका अनुभव कराता है और इसमें समुद्र द्वारा स्वर्ण सड़क का निर्माण करना मानवीकरण की सृष्टि करता है। नेक्स्ट देखिए, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। मृदु गति यानी धीमी गति से, और ये मधुर गीत गाता है में भी मानवीकरण हुआ है और छिटक देता है, यहाँ पर भी मानवीकरण हुआ है। उसके बाद आकाश की छत पर यानी अंतरिक्ष यानी आकाश, और अंतरिक्ष की छत पर यहाँ पर भी मानवीकरण हुआ है। और ये सस्मित वंदन यानी सुंदर आनंदित पुलकित शरीर, तम यानी अंधकार। तो देखिए इसका संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखिए, यहाँ प्रकृति के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए रात्रिकालीन एवं प्रभातकालीन सौंदर्य का सुंदर निरूपण किया है। तो देखो कवि कहता है कि जब आधी रात में घना अंधेरा गंभीरता से सारे संसार को ढक लेता है, तब आकाश रूपी छत पर वही अंधकार तारों को छिटक देता है। मतलब जब पूरा अंधेरा हो जाता है, काली घनी अंधेरी रात हो जाती है, तो ये आकाश रूपी छत पर वही अंधकार तारों को छिटक देता है। यहाँ पर आकाश रूपी छत का इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तारे आसमान में बिखर कर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर देते हैं। तब अपनी सुंदर मुस्कान को समेटे पुलकित शरीर वाला जगत को कहा है पुलकित शरीर वाला जगत का स्वामी सूर्य धीमी गति से आने लगता है। जैसे ही घनी अंधेरी रात अपने तारे छिटक देती है, तो सूर्य जो है वह धीमी धीमी गति से आने लगता है और वह किनारे पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुरता से भरे गीतों को गुनगुनाने लगता है, क्योंकि वह भोर के आने का इंतजार करता है, मतलब भोर लाने के लिए लालायित रहता है। देखिए, उससे भी विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस हंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। विमुग्ध यानी मोहित होकर, चंद्र विहस हंस देता है मतलब हंस देना, यहाँ पर भी मानवीकरण हुआ है। उसके बाद विविध यानी अनेक प्रकार के,
सानंद यानी आनंद के साथ महक उठते हैं। यहाँ पर भी मानवीकरण का प्रयोग हुआ है। तो जगत के स्वामी यानी सूर्य इस कार्य को देखकर चांद में आकाश में मोहित होकर हंसने लगता है। और जो ये वृक्ष है उषा काल के आगमन का संकेत पाकर अनेक प्रकार के पत्तों और फूलों से अपने शरीर का श्रृंगार करने लगते हैं। और पक्षी अपने आनंद को छिपा नहीं पाते और चहकने लगते हैं, मतलब सूर्य आने लगता है, सूर्योदय होने लगता है। और फूल भी सांस लेकर सुख और आनंद की अनुभूति कराने के लिए महकने लगते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि प्रभात के स्वागत में प्रकृति के सभी आदान प्रदान अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया करने लगते हैं। यहाँ पर अंधकार का तारों को छिटकना, जगत के स्वामी का गीत गाना, चंद्र का हंसना, पत्तों का अपने शरीर पर सजाना आदि में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, जो मैंने आपको अर्थ करते समय साथ साथ बता दिया था। अब नेक्स्ट देखिए सबसे पहले इसका प्रसंग देखिए आप। कवि इसमें प्रकृति के सौंदर्य से मुक्त होकर वह इसे एक प्रेम कहानी की भांति पाना चाहता है। वह संसार से एवं अपनी पत्नी से प्रकृति प्रेम को समझाने की अपेक्षा रखता है। तो देखिए, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मनोहारी, विमोहनहारी मतलब मन को हरने वाली। और यह आत्म प्रलय यानी भाव विभोर हो उठना, सानु यानी सतह, तृण यानी तिनका, कुंज यानी लताओं का समूह, लताएं यानी बेल जो दीवारों पर चढ़ती है ना, बेलें, वो बेल यानी उसका समूह। तो देखिए, कवि प्रकृति के इस रूप का वर्णन करते हुए कहता है कि जब वनों, उपवनों, पहाड़ों, विविध सतहों, लता कुंजों में बादल बरसने लगते हैं और वर्षा की झड़ियां लगने लगती है, तब कवि के हृदय में भावों का प्रलय उत्पन्न होता है। कवि भाव विहल हो उठता है और उसके नैनों से अश्रुधारा बहने लगती है, मतलब आंसू झरने लगते हैं उस प्रकृति के सौंदर्य को देखकर। कवि संसार एवं अपनी पत्नी से यह उम्मीद रखता हुआ कहता है कि प्रत्येक लहर, तट, किनारे, तिनके, वृक्ष, पहाड़, आसमान, किरण और बादलों पर लिखी हुई प्रकृति के प्रति मधुर प्रेम की इस विश्व मोहने वाली इस कहानी को तुम पढ़ो। विश्व को मोहने वाली इस कहानी को तुम पढ़ो। वह अपनी पत्नी से इस चीज की अपेक्षा रखता है कि वह भी इस मनोहारी कहानी को पढ़े, इस प्रकृति पर जो लिखी हुई है। कैसी मधुर, मनोहर, उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनु विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। अतिशय यानी बहुत। कवि कहता है कि यह प्रकृति के मधुर प्रेम की कहानी जो है यह बड़ी उज्जवल और मन को हरने वाली है। कवि अपनी इच्छा को व्यक्त करता हुआ कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं इस कहानी का अक्षर बनकर संपूर्ण विश्व की वाणी बन जाऊं। यह प्रेम कहानी बड़ी ही पवित्र और शांति एवं सुखों को प्रदान करने वाली। प्रेम कहानी कौन सी? यह प्रकृति की प्रेम कहानी वाली बात कर रहा है कवि। और प्रकृति के प्रेम में आनंद ही आनंद का प्रसार होता रहता है। प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति प्रेम का यह राज्य अलौकिक है, यानी अत्यधिक सुंदर है। यह इतना सुंदर है कि इसका वर्णन करना कठिन है, इसे तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। प्रकृति का जो ये सौंदर्य है, कवि कह रहा है कि इसका वर्णन शब्दों में करना तो असंभव है।
इस प्राकृतिक सौंदर्य को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जो कवि ने अनुभव किया है वह अपनी पत्नी को भी कराना चाहता है, और उस प्रेम कहानी को आपको सुनाने के लिए कवि के पास शब्दों की कमी है। मतलब कवि उसको बयां नहीं कर सकता इस प्रेम कहानी को। अब देखिए इनके क्वेश्चन आंसर्स। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो पथिक जो है वो प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत है और उसका मन चाहता है कि बादलों पर बैठकर समुद्र और आकाश के बीच में विचरण करूं और प्रकृति के समस्त रूपों के सौंदर्य का अनुभव करूं। मतलब बादलों और समुद्र के बीच में जो भी प्रकृति का सौंदर्य है उसका अनुभव करूं। नेक्स्ट है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें कवि ने माना कि जल सतह पर सूर्य के अधूरे प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का सुंदर कंगूरा हो। ये बिंब है। और सूर्य की किरणें जल सतह पर फैल गई हो, जिसे देख ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मी की सवारी को पुण्य भूमि तक ले जाने के लिए सागर ने सोने की सड़क बना दी हो। इन पंक्तियों का आशय तो वैसे पीछे जो समझाए उन्हें अर्थ में चला गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सस्मित वदन जग का स्वामी मृत्यु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कवि ने यहाँ प्रभात के आने का संकेत दिया है। अर्धरात्रि में चारों ओर घोर अंधकार फैला है, तारे गगन में अपनी शोभा बिखेर रहे हैं। तब जगत का स्वामी सूर्य अपने पुलकित शरीर और सुंदर मुस्कान के साथ धीमी गति से चलता हुआ आ रहा है और वह समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीतों को गा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि उषा काल का समय पास आ रहा है, सूर्य निकलने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी। पथिक प्रकृति से प्रेम करता है। पथिक के प्रकृति प्रेम की यह कहानी बड़ी मधुर और मन को हरने वाली है। पथिक चाहता है कि वह इस प्रेम की कहानी का प्रत्येक अक्षर बन जाए और समस्त विश्व की वाणी बन जाए। कवि चाहता है कि उसके प्रकृति प्रेम को सब समझे और प्रकृति के विविध रूपों से प्रेम करे। नेक्स्ट देखिए, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जिससे कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों को मानव की भांति क्रियाएं करते हुए दिखाया है, वहीं पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, जैसे कविता के सौंदर्य की निश्चय ही अभिवृत्ति हुई। बादलों की पंक्ति का प्रत्येक क्षण नवीन रंग बिरंगा रूप बनाकर रवि के सम्मुख थिरकना, और जिसका भाव यह है कि बादल पृथ्वी पर अपना रूप बदल रहे हैं, कभी श्वेत कभी सा। अंधकार गगन की छत पर तारों का बिखरा देना। जगत का स्वामी मंद गति से चलकर आता है और सागर के किनारे मधुर गीत गाता है। कवि का यहाँ भाव यह है कि अंधकार होने पर रात्रि में तारे निकल आते हैं। आधी रात के पश्चात सूर्य निकलने की तैयारी करता है। धीमी धीमी गति से चलता हुआ सागर के किनारे पहुंचकर प्रभात का संकेत देता है। तो ये चलना, ये निकलना, ये सब मनुष्य की तरह हो रहा है। चांद उसके रूप को देखकर हंस रहा है, तो ये हंसना भी मनुष्य की तरह वापसी की तैयारी करता है। पेड़ पौधे पत्तों और पुष्पों से मुक्त होने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, फूल महकने लगते हैं। प्रकृति के उपादान भी प्रभात होने पर मानव जैसी क्रियाएं करने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद। आपको ये संपूर्ण कार्य अपनी फेयर कॉपी में करना है, क्वेश्चन आंसर भी करना है और प्रत्येक पद की व्याख्या करनी है अच्छे से। धन्यवाद।